तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक गुजराती हॉरर फिल्म वश लेवल 2 को। पर उससे पहले जान लेते हैं छोटे में ही कि वश की कहानी क्या थी, मतलब पार्ट 1 की। पार्ट 1 की शुरुआत में एक अजीब सा सीन होता है। एक आदमी मरा हुआ चूहा पॉलिथीन में डालता है और उसे कुछ अजीब तरीके से अपने कमरे में इस्तेमाल करता है। फिर कहानी दिखाती है आर्या को, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके पापा अथर्व पायलट हैं। आर्या अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने की जिद करती है और पापा और उसके मम्मी कुछ शर्तों के साथ हाँ कर देते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे छुट्टी मनाने के लिए, और रास्ते में परिवार एक रेस्टोरेंट में रुकता है जहाँ उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। उसका नाम होता है प्रताप। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वो आर्या को शक्कर खिलाता है और फिर पराठा खाने को कहता है। बस वहीं से सब अजीब लगने लगता है। फार्म हाउस पहुंचकर आर्या वही पैकेट खा लेती है जो प्रताप ने दिया था। थोड़ी देर बाद वही प्रताप गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उनके घर पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसे लैंडलाइन से कॉल करनी है और अंदर आ जाता है। धीरे धीरे वो आर्या पर कंट्रोल करने लगता है। पहले उससे भाई को थप्पड़ मरवाता है, फिर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाता है। आर्या सब उसकी बात मानने लगती है, जैसे उसका दिमाग अब प्रताप के बस में हो। प्रताप का वशीकरण अब पूरी तरीके से काम कर रहा था। वो आर्या से अजीब अजीब बातें करवाता है, चाय पत्ती खाना, हंसना रोना, यहाँ तक कि अपने पापा को ही थप्पड़ मारना। सबके फोन तुड़वा कर वो कहता है कि आर्या अब उसके साथ जाएगी। जब पापा मना करते हैं तो वो कहता है कि उसे लोगों को तड़पते देख मजा आता है। आखिर में वो आर्या से नाचने को कहता है। आर्या थक कर गिरने तक नाचते रहती है और उसके मम्मी पापा बस बेबस होकर देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब आर्या पूरी तरह प्रताप के वश में थी। अब तक अथर्व पूरी तरह टूट चुका था। वो बैट लेकर प्रताप को मारने जाता है, लेकिन आर्या उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो इतनी देर तक एक ही जगह पर खड़ी थी कि वहीं पर वो टॉयलेट कर देती है। प्रताप वीणा से कहता है सबके सामने आर्या के कपड़े बदलो, और वीणा के मना करने पर मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता है। इस बीच अथर्व को याद आता है कि उनका ऑफिस वाला मोबाइल अभी बचा हुआ है। प्रताप उन्हें 5 मिनट देता है अंश को छिपाने के लिए, वरना आर्या उसे मार डालेगी। माता पिता अंश को छिपा देते हैं, लेकिन आर्या ताला तोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। आखिर में वो अंश को छत से नीचे फेंक देती है। अंश घायल हो जाता है और प्रताप शर्त रखता है कि अगर उसे बचाना है तो अपनी बेटी को अर्पण करना होगा। मजबूर होकर वो ऐसा करते हैं। अथर्व आर्या की जेब में फोन डाल देता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। वो प्रताप के ठिकाने तक पहुंचता है जहां कई और लड़कियां वशीकरण में होती हैं। इस सब के पीछे प्रताप है और वो आर्या को आदेश देने वाला होता है कि अपने बाप को मार डालो। लेकिन इससे पहले अथर्व तेजी से कैंची निकालकर आर्या के दोनों कानों में घुसेड़ देता है, जिससे कि वो बहरी हो जाती है। बहरा होने के कारण आर्या अब प्रताप के आदेश सुन नहीं पाती। अथर्व प्रताप पर हमला करके उसे गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए उसकी जीभ काट देता है। आर्या और बाकी लड़कियां अब प्रताप के चंगुल से आजाद हो सकती थी। यहाँ सीन कट होता है और हम फिल्म की शुरुआत सीन पर वापस आते हैं, जहाँ एक आदमी चूहा, चाय पत्ती और केला लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही अथर्व है। ये सीन करीब 10 साल के बाद का था। पता चलता है कि अथर्व ने प्रताप को अपने घर में एक कमरे में कैद करके रखा है। अथर्व अब प्रताप को ठीक उसी तरह तड़पा रहा था जैसे प्रताप ने अथर्व के परिवार को तड़पाया था। वो प्रताप को चूहा और चाय पत्ती खाने को देता है, जबकि उसके सामने वो खुद केला खाता है। प्रताप केले केले गिड़गिड़ाता है, लेकिन अथर्व उसे नहीं देता। अथर्व प्रताप से कहता है तू खुद को शैतान कहता था ना, तेरे लिए मैं ही शैतान हूँ। घर के अंदर अथर्व वीणा और अंश की तस्वीर देखता है। वो दोनों उसी रात अस्पताल जाते समय एक्सीडेंट में मारे गए थे। आर्या भी आज तक वशीकरण से बाहर नहीं निकल पाई है और एक जिंदा लाश की तरह थी। अथर्व अपनी बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। अथर्व ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब वो प्रताप को जिंदगी भर तड़पाते रहेगा। और यहीं पर पार्ट 1 एंड होता है। इसके ठीक 2 साल के बाद यानी 12 साल के बाद वश लेवल 2 की कहानी शुरू होती है। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते हुए दो बहनें अनाया और जिया पिता के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। माँ किसी तरह दोनों को समझाकर पीछे बिठाती हैं। दूसरी तरफ स्कूल बस का इंतजार करती शामली उससे उसकी माँ कहती है कि तू अब बाकी बच्चों का अत्याचार मत सहना, कुछ कहे तो उल्टा शिकायत कर देना, और अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो मैं कल जाकर उन लड़कियों के नाम की शिकायत करूंगी। शामली किसी तरह माँ को विदा करके स्कूल बस में बैठती है। ईशानी रोज लेट होती है तो उसके पापा उसे जल्दी बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं। वहीं
नताशा रोज 15 मिनट लेट उठती है और भाग दौड़ में पूजा करके पापा से कहती है गाड़ी तेज चलाओ, लेट हो रही हूँ। स्कूल के बाहर गाड़ियां और बसों की भीड़ लगी रहती है। माता पिता बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। तभी झरना के पापा गुस्से में उसे डांटते हैं, उस लड़के से दूर रहना वरना बुरा होगा। शर्मिंदा होकर झरना सिर झुकाकर स्कूल चली जाती है। अंदर सब कुछ नॉर्मल लगता है। कोई फुटबॉल, कोई बास्केटबॉल तो कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है। प्रिंसिपल विनीता के आते ही सब क्लास में भागते हैं। स्कूल का नाम है जूनियर हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, शहर का सबसे फेमस गर्ल्स स्कूल। लंच टाइम में सब कैंटीन में खाना लेने आती हैं। रोटी, सब्जी, चावल, छोले, सलाद। गलती से एक लड़की नताशा पर पानी गिरा देती है तो वो गुस्से में वॉशरूम चली जाती है। वहीं शामली की शरारती क्लासमेट उसकी बाल खींच जाती है। इधर कैंटीन स्टाफ नोटिस करता है कि 5 लड़कियों का खाना अभी तक किसी ने नहीं लिया, शायद वो आई ही नहीं है। अचानक माहौल बदलने लगता है। हंसती हुई लड़कियां धीरे धीरे सन्न हो जाती हैं। सबकी सांसें भारी हो जाती है। चेहरों पर डर साफ दिखता है। तभी एक लड़की कांपते हुए जमीन पर गिर जाती है। बाकी सब डर से एकदम जम जाते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर एक अनजान आदमी अंदर आता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो 10 लड़कियों को खड़े होने को कहता है और सब बिना कुछ बोले मान जाती हैं। वो उनके नाम पूछता है। उनमें से एक थी अनाया। स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उनकी तरफ डरावनी नजरों से बढ़ता है। थोड़ी देर बाद जब एक टीचर क्लास में आती है तो क्लास खाली होती है। तभी बाहर से एक लड़की के चिल्लाने और गिरने की आवाज आती है। टीचर खिड़की से देखती है, नीचे जमीन पर एक लड़की खून में लथपथ पड़ी है। उसका सिर फट चुका है और वो धीरे धीरे कांपते हुए बेहोश हो जाती है। स्कूल में दहशत फैल जाती है। टीचर के चीखते ही सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आता है। जैसे ही वो लड़की की लाश देखता है, ऊपर नजर जाती है, उसका तो खून जम जाता है। दीवार पर 9 लड़कियां खड़ी हैं, सब रो रही हैं, कांप रही हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही हो। गार्ड डर के मारे प्रिंसिपल के पास भागता है। विनीता मतलब प्रिंसिपल और पीटी टीचर दौड़कर आती हैं। सड़क पर पड़ी लाश देखकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। गार्ड हकलाते हुए कहता है, मैडम जल्दी ऊपर देखिए। ऊपर का नजारा देखकर विनीता घबरा जाती है। वो कहती है, ये क्या कर रही हो तुम लोग, नीचे उतर आओ। अनाया रोते हुए बोलती है, हमें बचाओ मैडम। विनीता कहती है, कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। अनाया चिल्लाती है, नहीं, आप पास आई तो हमें मजबूर होकर मरना पड़ेगा। विनीता, पीटी टीचर और गार्ड ऊपर पहुंचते हैं। कोई पुलिस को फोन कर देता है। सब लड़कियां एक साथ चिल्लाती हैं, पास मत आना वरना हमें मरना पड़ेगा। विनीता रुक जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, अंकल ने कहा है 3 बजते ही हमें मरना होगा। विनीता घबराकर पूछती है, कौन अंकल? लड़कियां एक साथ कहती है, हम जीना चाहते हैं लेकिन अंकल की बात माननी होगी। विनीता रोते हुए कहती है, किसी की बात मत सुनो, नीचे उतर आओ। टीचर भी समझाने लगती है, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। ये सुनकर लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। विनीता फिर चिल्लाकर कहती है, किसी की मत सुनो, बस नीचे उतर आओ। तभी गार्ड सब्र खो देता है और एक लड़की का पैर पकड़ लेता है। वो लड़की जोर से चीखती है और नीचे कूद जाती है। सब सन्न रह जाते हैं। गार्ड की आंखों के सामने दूसरी लड़की भी कूद जाती है। विनीता उसे मारती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो खुद वहीं बैठकर रोने लगती है। अनाया घड़ी की तरफ देखती है, 3 बज चुके हैं। डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं। आखिरी बार विनीता की तरफ देखती है। विनीता सिर हिलाकर मना करती है मगर अब देर हो चुकी थी। सब लड़कियां एक साथ चीखते हुए कूद जाती हैं। नीचे का नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। चीखे और मौत का सन्नाटा हवा में जैसे घुल गया था। उधर शहर की दूसरी तरफ अथर्व अपनी बेटी आर्या के साथ छत पर बैठा हुआ था। 12 साल बीत चुके हैं उस हादसे को। आर्या अब भी वश में है। चेहरा पीला, बाल झड़ चुके हैं पर वही अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर है। अथर्व सोच में डूबा है कि अगर उस दिन प्रताप नाम का शैतान हमारी जिंदगी में ना आता तो आज सब कुछ ठीक होता। वो नीचे जाकर किचन में टोमेटो जूस बनाता है, सैंडविच खाता है, फिर ऊपर आकर पर्दा खींच देता है ताकि धूप आर्या पर ना पड़े। उसे जूस पिलाकर नीचे आता है और चाय बनाने लगता है। तभी पता चलता है कि चाय पत्ती खत्म है। वो सारे पर्दे बंद करके गाड़ी निकालता है और सुपरमार्केट चला जाता है। काउंटर पर जैसे ही बिल भरने लगता है, टीवी पर न्यूज चलती है, स्कूल में 9 लड़कियों की रहस्यमयी मौत। अथर्वा कुछ पल स्क्रीन को घूरता रहता है जैसे अतीत फिर से उसके दरवाजे पर लौट आया हो। रिपोर्टर बताता है कि उन 10 लड़कियों ने ऐसा क्यों किया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिला। अभी ना तो कोई परीक्षा का दबाव है और ना ही इस स्कूल के किसी ने उन्हें कोई मानसिक तकलीफ दी थी। इस रहस्यमयी मौत से पूरा शहर थम सा गया है। विनीता रिपोर्टर्स के सामने आकर बेबस
उदासी में रोते हुए कहती है वो सब बस एक ही बात कह रही थी कि अंकल ने ऐसा करने को कहा, और वो अब भी यही कह रही हैं कि अगर हम उनके पास गए तो वो मर जाएंगी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, फिर भी वो नहीं उतरी। अथर्वा को अब समझने में देर नहीं लगती कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि 12 साल पहले वो खुद ऐसे नरक जैसी तकलीफ झेल चुके थे। इसलिए वो जल्दी से बैग लेकर घबराहट में घर की तरफ निकलता है। स्कूल के बाहर सभी पेरेंट्स अपने बेटी को एक बार देखने के लिए आंसू बहाते हुए विनती कर रहे होते हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें किसी तरह रोक कर रखा है। एक ऑफिसर एसपी को फोन करके बताता है कि पेरेंट्स को संभालना मुश्किल हो रहा है। एसपी कहता है कि जब तक लाशें बाहर नहीं निकलती किसी को भी अंदर आने मत देना। एसपी विनीता के पास आकर पूछता है यहाँ हुआ क्या था, अच्छे से बताइए। पर अपनी आंखों के सामने इतना दर्दनाक दृश्य देखकर विनीता की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब एम्बुलेंस लाशों को लेकर बाहर निकलती है तो पेरेंट्स और ज्यादा घबराकर बेचैन हो जाते हैं। पूरे स्कूल का माहौल एकदम शांत और रोना धोना से भरा हो गया था। अथर्वा घर पहुंचकर ताला लगे कमरे का दरवाजा खोलता है। लोहे की मोटी जंजीर से बंधे राक्षस प्रताप को देखकर वो पूछता है कि तेरे जैसे ये वशीकरण विद्या और कौन कौन जानता है। इस हालत में भी प्रताप कुछ नहीं बोलता और बस शैतान की तरह हंसता रहता है। अथर्व गुस्से में प्रताप का गला दबाकर पूछता है क्या तू उसे जानता है? प्रताप आंखें बंद करके इशारा करता है हाँ। स्कूल में नताशा रोते हुए बताती है कि मैंने यूनिफॉर्म साफ करके कैंटीन में लौटी तो देखा कि सब लड़कियां चुपचाप बैठी हैं, कोई आवाज नहीं, सब डर के मारे कांप रही थी। उन्हें देखकर मैं भी डर गई, इसीलिए वॉशरूम में जाकर छिप गई थी। एसपी पूछते हैं जो लड़कियां मर गई वो किसी अंकल की बात कर रही थी, क्या तुमने देखा था? लड़की कहती है नहीं। एसपी गुस्से में चिल्लाते हैं तो लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। विनीता एसपी को रोकती है और लड़की को गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। एक ऑफिसर आकर बताता है कि हर जगह के सीसीटीवी कैमरा सुबह से ही बंद है। कैंटीन में बाकी लड़कियां अभी भी डर से कांप रही हैं। एसपी वहां आकर कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, कुछ सवाल पूछूंगा उनका जवाब दे दो, फिर तुम सब घर जा सकती हो। पीटी टीचर कुछ देखकर एक लड़की से पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ईशानी रोबोट की तरह चलती हुई एसपी के पास आती और कहती है अंकल ने कहा है कि प्रताप अंकल को ढूंढकर निकालना होगा। एसपी नाराज होकर पूछते हैं ये अंकल कौन है? एसपी प्रताप के बारे में पूछते हैं। ईशानी कहती है वो मुझे नहीं पता, पर उस अंकल ने कहा था किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को ये बताना कि प्रताप अंकल को ढूंढा जाए। एसपी पूछते हैं जिसने ये कहा वो कहाँ है? ईशानी कहती है अंकल ने बताने से मना किया है, मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगती है। विनीता गुस्से में चिल्लाती है क्यों नहीं बता पाओगी? एसपी ईशानी को शांत करते हैं और पूछते हैं उस अंकल ने और क्या कहा? ईशानी कहती है अगर प्रताप अंकल नहीं मिले तो शहर में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। पहले जो 10 मौतें हुई थी वो तो बस इस भयानक खेल की शुरुआत थी। आप प्लीज जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढिए। ये कहकर वो बाकी लड़कियों से कहती है मेरा मैसेज दे दिया गया है, तुम सब अब शुरू कर सकती हो। इसके साथ ही 50 से 60 लड़कियां भयानक और हमलावर रूप ले लेती हैं। वो जोर से दहाड़ मारती हैं और झुंड बनाकर कैंटीन से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। एसपी टीचर्स और स्टाफ उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़कियां किसी राक्षसी ताकत के वश में हैं। वो सबको धक्का देकर गिराती हैं, पीटी मैम को रौंद डालती है और विनीता देखती है कि कैंटीन के स्टाफ पहले से ही मरे पड़े हैं। डर, चिल्लाहट और अफरा तफरी मच जाती है। लड़कियां दौड़कर स्कूल के गेट की तरफ भाग जाती हैं और पुलिस और स्टाफ उन्हें रोकते हैं, पर वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। बैरिकेड बेकार हो चुके थे, कोई चढ़कर भाग रही थी, कोई सीधे पेरेंट्स पर झपट रही थी। एक माँ जब बेटी को रोकती है तो वही बेटी उसे मार देती है। ये अब कोई इंसानी हरकत नहीं रही। वो बच्चे अपने ही माता पिता को पहचान नहीं पा रहे थे। एसपी आदेश देते हैं कि हर स्टेशन को उनकी यूनिफॉर्म की फोटो भेजी जाए ताकि कोई भी लड़की किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब तैयार रहे, पर हालात हाथ से निकल चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स बस ड्राइवर को मारकर एक्सीडेंट करवाती हैं, कुछ होटल में जाकर उबलता तेल लोगों पर फेंक देती हैं, कुछ पेट्रोल पंप में आग लगाकर धमाका कर देती हैं। शहर में सायरन्स और चीखें गूंजने लगती हैं। न्यूज चैनल लगातार चेतावनी देते हैं कि गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट से दूर रहें। अब पूरा शहर लॉकडाउन सा दिख रहा था। हर गली में लाशें, टूटे हुए गाड़ियां और जलते हुए पेट्रोल पंप हैं। कोई नहीं जानता कि ये सब किस भयानक शक्ति का असर है। अथर्वा टीवी पर ये सब देखकर गुस्से में रिमोट फेंक देता है। उसे डर है कि ये सब प्रताप से जुड़ा हुआ है। अब वो सोचता है क्या वो उसे आजाद कर दे या अभी भी कैद में रखे। वो कुछ पैकेट मंगवा कर प्रताप के कमरे और आर्या के कमरे में रखता है और प्रताप को फिर से जंजीरों से बांधकर ताला लगा देता है। शाम होते होते स्कूल के बाहर मातम सा छा गया था। पुलिस वालों के चेहरे पर भी डर है, किसी को नहीं पता कि वो किससे लड़ रहे हैं। एसपी कैंटीन में आते हैं जहाँ एक पिता अपनी बेटी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की गुस्से में अपने ही पिता पर हमला कर देती है। एसपी चिल्लाकर सबको रोकते हैं और कहते
कहते हैं कि यहाँ जो हो रहा है हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जोर नहीं करेगा, जो छत पर हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ये हमारी कोशिश है। ईशानी ने एसपी से कहा कि आपके पास बस 5 मिनट है। एसपी ने पूछा क्यों, 5 मिनट में क्या होगा? उसने बस में वही कहा जो सबने सुन रखा था, कुछ ऐसा जो कल्पना से बाहर था। तभी अथर्वा वहां पर आ जाता है। उसने निडर आवाज में कहा प्रताप मेरे पास है। अथर्वा ने बताना शुरू किया कि ये सब वशीकरण है, एक राक्षस का खेल जो दूसरों की पीड़ा से आनंद लेता है। जितना ज्यादा माता पिता तड़पेंगे उतना ही उसे मजा आएगा। एसपी गुस्से में पूछता है आप कौन हो, प्रताप कौन है और इन्हें रोका कैसे जाएगा? अथर्व ने सीधा जवाब दिया आप रोक नहीं सकते। विनीता बोलती है कि आप प्रताप को लेकर आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लड़कियां चुप रहती है, कोई कुछ नहीं बता रही थी। इतने में पेरेंट्स की भीड़ में से एक मूंछों वाला आदमी उठकर हंस पड़ता है। उसका नाम है राजनाथ। उसकी शक्ल भी विलन जैसी ही थी। वो बोलता है कि मैं वही राक्षस हूँ, मेरी हर इशारे पर ये बेकाबू हुई। अगर मुझे एक खरोच भी लगेगा तो तुम्हारी बच्ची तुम्हें खुद मार डालेगी, इसीलिए समझदार बनो। राजनाथ ने आदेश दिए और ईशानी को सामने लाकर कहा कि प्रताप मिलने पर क्या करना है। जब ईशानी थरथराते हुए सॉरी बोली तब उसने उसे थप्पड़ मारा। फिर किसी लड़की ने कुचाई से ईशानी के हाथ पर एक चाकू थमा दिया। राजनाथ ने कहा कि कोई पास आया तो हाथ काट देना। ये सब देखकर माँ बाप भी चीखने लगते हैं, पर ईशानी ने राजनाथ की बात मानकर अपने हाथ पर गहरे कट लगाए। माँ बाप उसे रोकने की कोशिश में एकदम फेल हो गए, कुछ बीमार सी उल्टी कर बैठे। राजनाथ ऑर्डर से पस्त माहौल में एसपी जैसे ही हथियार निकालते हैं। एक लड़की ने अचानक एसपी पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली। विनीता ये देखकर हक्की बक्की रह जाती है। खून ज्यादा बहने पर ईशानी बेजान हो गई थी और वो वहीं मर गई। उसके माँ बाप का रोना धोना सुनकर अथर्व के दिल पर वही पुराना दर्द लौट आया, आर्या की याद। राजनाथ ने कहा कि सब शांत हो जाए और माता पिता को हटने को कहा, पर कौन अपने बच्चे को छोड़कर जाएगा? सब वहीं खड़े रहते हैं। राजनाथ गुस्से में विनीता से कहता है कि जितने लोगों को बचा सकती हो बचा लो और भाग जाओ, वरना मैं यहाँ लाशों का समंदर बना दूंगा। विनीता सबसे विनती करती है पर कोई नहीं सुनता। अथर्व भी चिल्लाकर कहता है अगर अपनी औलाद की जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ, लेकिन सब वहीं खड़े रहते हैं। राजनाथ चारों तरफ देखकर पूछता है यहाँ कौन बंदूक चला सकता है? आरती आगे बढ़ती है, कहती है मैं चला सकती हूँ। माँ बाप उसे रोकते हैं पर वो नहीं रुकती। राजनाथ उसे बंदूक देता है और कहता है प्यार से 2 बार कहो जाने को, अगर नहीं माने तो गोली मार देना। अपने माँ बाप से शुरू करो। आरती कांपती है, रोती है, पर राजनाथ के इशारे पर उसने अपने ही माँ बाप को गोली मार दी, जिससे कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। राजनाथ कहता है कि अब भी कोई रुका तो दोष मेरा नहीं होगा। आरती बंदूक फिर उठाती है तो बाकी सब अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर भाग जाते हैं। कैंटीन खाली हो जाती है। अब राजनाथ अथर्व के पास बैठकर पूछता है प्रताप कहाँ है? अथर्व गहरी सांस लेकर कहता है 12 साल पहले उसने मेरी बेटी पर वशीकरण किया था, तब से मैंने उसे जंजीरों में बांधकर रखा है। वो मरने की भीख मांगता है। राजनाथ गुस्सा हो जाता है, कहता है अपनी जुबान संभालो, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा गुरु है, मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ। अथर्व शांति से कहता है ठीक है मुझे मार दो, लेकिन याद रखना तेरे जैसे राक्षस के साथ रहकर अब मैं डरना भूल गया हूँ। फिर कहता है कि बाहर के माँ बाप मुझसे प्रताप को छोड़ने की भीख मांगेंगे पर मैं नहीं दूंगा, और तू भी अपने भाई को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। राजनाथ मुस्कुराता है, अच्छे से बोल रहा हूँ, प्रताप भाई को वापस लौटा दे, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अथर्व जवाब देता है पहले मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त कर। राजनाथ चीखता है तेरी औकात नहीं है मुझसे शर्त लगाने की। अथर्व कहता है तेरे जैसे विकृत को 12 साल से कुत्ते की तरह बांध कर रखा है। उसी वक्त आरती खांसती है। राजनाथ कहता है सांस लेना बंद करो। आरती वहीं गिरकर तड़पती है और मर जाती है। अथर्व भीतर से टूट जाता है पर चेहरा सख्त रखता है। अथर्व कहता है मुझे अब जाना होगा, वरना तेरा प्रताप भाई ऐसे ही मर जाएगा। राजनाथ उसे रोकता है और अथर्व समझ जाता है कि राक्षस अब उनके जाल में फंस चुका है। बाहर विनीता सबको हटाने की कोशिश करती है। राजनाथ कहता है कि 2 स्कूल बस तैयार करो, ट्रैकर चालू रहेगा पर पीछा मत करना, वरना 100 लड़कियां अपनी जान दे देंगी। मजबूरन विनीता चुपचाप ऑर्डर मान लेती है। रास्ता साफ होता है और लड़कियां झुंड बनाकर बसों में बैठ जाती हैं। रास्ते में राजनाथ ने एक वशीकृत लड़की को एक आदमी को ईंट मारते देखा। जब राजनाथ ने उसे बस में बुलाया तो वो नहीं आई और भाग गई। अथर्व हैरान हुआ, उन्हें लगा कि वशीकरण कमजोर हो रहा है। राजनाथ ने पूछा कि अथर्व जैसा साधारण आदमी ने प्रताप भाई जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे कैद किया। राजनाथ बताता है कि वो प्रताप को 2 साल से ढूंढ रहा था और कोई ना उपाय मिलने पर ही उसने ऐसा रास्ता अपनाया। अथर्व ने पूछा कि इतनी लड़कियों पर वशीकरण करने का उसका असली मकसद क्या है। राजनाथ गुस्से में अथर्व से कहता है कि 12 साल में भी उसने वशीकरण की सच्चाई नहीं समझी। वो एक लड़की को खिड़की से कूदने को कहता है और वो लड़की बस से छलांग लगा देती है। राजनाथ शास्त्रों की बात बताते हुए कहता है कि लड़कियां शक्ति की मालिक होती हैं,
लेकिन पुरुष ही सृष्टि में श्रेष्ठ हैं। विनीता पुलिस के साथ बस की लोकेशन ट्रैक करती है। राजनाथ बंगले पहुंचकर कुछ लड़कियों को अंदर बुलाता है और बाकी को बाहर पहरा देने को कहता है। अथर्व राजनाथ को आर्या के पास ले जाते हैं। राजनाथ पहले भाई प्रताप को देखने की मांग करता है। प्रताप कमरे में बुरी हालत में बंधा है, कमजोर और बोलने में असमर्थ। राजनाथ गुस्से में कहता है कि अथर्व ने उसकी भाई की क्या हालत कर दी है। अथर्व उसे बताता है कि प्रताप जिंदा है और अब उसकी बेटी को ठीक करना होगा। राजनाथ बताता है कि वशीकरण टूटने के लिए बस 10 रुपए की जरूरत है। अथर्व जल्दी से 10 रुपए प्रताप के हाथ में पकड़ाता है। प्रताप के इशारे से अथर्व समझाता है कि अब आर्या का वशीकरण टूटेगा। राजनाथ गर्व से कहता है कि वो पहला है जिसने भाई का वशीकरण तोड़ा। अथर्व घुटनों के बल बैठकर आर्या को बुलाता है। 12 साल के बाद आर्या उनकी तरफ देखती है। शरीर कांप रहा है और वो धीरे धीरे समझ पाती है। अथर्व रोते हुए कहता है, बेटी मैं तुम्हारा पिता हूँ। आर्या बड़ी मुश्किल से पापा कहती है और अथर्व का जमा दर्द बाहर निकल आता है। आर्या जोर जोर से रोती चीखती है। 12 साल की खामोशी और माँ भाई की यादें एक साथ फूट रही थी। पापा उसे गले लगाकर सहलाते हैं। अचानक आर्या की नजर प्रताप पर पड़ती है। चेहरे पर नफरत देखकर वो चीख उठती है, ऐसी चीख जैसे कि आज वो ठीक हो जाए तो वो प्रताप को जिंदा ही काट दे। प्रताप उसे शांत करने की कोशिश करता है और व्हील चेयर से बाहर ले आते हैं। आर्या गुस्से में व्हील चेयर पर मारने लगती है। तभी राजनाथ दौड़ कर आता है, कहता है मेरे भाई को आजाद करो। अथर्व ने लटकती चाबी का लॉकेट निकालकर उसे दिया। लड़की ने जंजीरें खोली तो प्रताप गहरी सांस लेकर कुछ इशारे करता है, पर आर्या सुन नहीं पा रही थी क्योंकि पापा ने उसकी सुरक्षा के लिए ही उसके कानों में कैंची डाल दी थी और प्रताप बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी जीभ काटी गई थी। और ये सब देखकर राजनाथ तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पागल होकर अथर्वा पर टूट पड़ता है और जोर जोर थप्पड़ और लात मारता है। आर्या व्हील चेयर लेकर राजनाथ पर टूट पड़ती है, पर राजनाथ उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो अथर्व पर चढ़कर चिल्लाता है कि उसकी सालों की तपस्या नष्ट हो गई। अथर्व बताता है कि उसने ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। अगर जीभ बची रहती तो प्रताप वही करता जो वो चाहता था। घटना की चरम सीमा पर अथर्व ने घर की साउंड बॉक्स ऑन कर दिए। फ्रीक्वेंसी इतनी तेज कि कोई नॉर्मल इंसान सह ना पाए। राजनाथ और प्रताप दोनों दर्द से कान दबाते हुए गिर पड़े। अथर्व ने मौका देकर राजनाथ पर कांच का फूलदान चलाया और उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि उस कमरे में प्रताप की तरह राजनाथ को भी जंजीर से बांध दिया गया है। अथर्व कहता है, लो अब 2 भाई एक साथ मरो। अथर्व राजनाथ का सिर दबाता है तो वो तेज दर्द से तड़पने लगता है। अथर्व एक प्लायर लेकर खड़ा होता है। अब राजनाथ की जीभ कटने की बारी है। अब सुबह हो जाती है। पुलिस टीम अथर्व के घर के सामने खड़ी है। अंदर प्रिंसिपल और एसपी बैठे हैं। विनीता कहती है, मैं तो उसे मार डालना चाहती हूँ। अथर्व कहता है कि मौत तो उन दोनों राक्षसों के लिए आशीर्वाद है, उन्हें यहीं रहने दीजिए। मैं उन्हें धीरे धीरे इतनी तकलीफ दूंगा कि वो दिन रात मुझसे सिर्फ मौत मांगेंगे। स्कूल की लड़कियां सिर्फ कुछ घंटों के लिए मानसिक नियंत्रण खो बैठी थी। मेरी बेटी तो 12 साल तक इस वशीकरण में कैद थी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इन दोनों इंसानी रूपी पिशाचों को मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। अंदर से राजनाथ कहराने लगता है। अथर्व कहता है कि ये दोनों बच्चों को तकलीफ देकर उनके दर्द में माँ बाप को तड़पते देखकर जो विकृत आनंद लेते थे, वैसे ही मैं अपनी बाकी जिंदगी उन्हें तकलीफ दूंगा। कानून क्या, दुनिया में और कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं दे पाएगा। विनीता और एसपी के बाहर जाते ही अथर्व छत पर आकर झूले पर बैठ जाता है। आर्या रोज की तरह छत पर बैठकर प्रकृति देख रही होती है। इतने सालों बाद बेटी को अपनी हाथों से जूस पीते देखकर अथर्व की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान। बेटी भले ही चल ना पाए, शायद ज्यादा दिन जिंदा भी ना रह पाए, लेकिन जितने दिन हैं कम से कम थोड़ी स्वस्थ तो रहेगी। अथर्व के लिए यही शांति है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।